वेलकम टू तेजस क्लासेस। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में जीआई टैग पढ़ने जा रहे हैं। जीआई टैग ये अभी हम आपको टिल मई 2020 तक पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स में जीआई टैग का टॉपिक ले रहे हैं। जीआई टैग पिछले वर्ष जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए यूपीएससी से लेकर के और यूपीएससी के एग्जाम में जीआई टैग से जुड़े क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में देखने को मिले। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनवरी से लेकर के और मई तक इस वर्ष कितने प्रोडक्ट हैं इंडिया के जिनको जीआई टैग दिया गया है और वो कौन कौन से फेमस प्रोडक्ट हैं, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जीआई टैग एंड लेट्स स्टार्ट। तो जीआई टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग हो जाती है और उसकी पहचान मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह से वास्तव में बिलोंग करता है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। इससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी हमें मदद मिलती है और हम किसी भी लोकल प्रोडक्ट को, और अब तो मोदी ने कहा भी है कि लोकल को वोकल बनाना है, तो लोकल को वोकल बनाने में शायद जीआई टैग बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो इस जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। इसमें किसी भी प्रोडक्ट को उसके ओरिजिन से कनेक्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस वर्ष कौन कौन से प्रोडक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कश्मीर सैफरॉन। कश्मीरी सैफरॉन कश्मीरी केसर। कश्मीरी सैफरॉन गॉट द जीआई टैग। कश्मीरी केसर को अभी जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो केसर है उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर प्रसिद्ध है और स्पेशली जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी अपने सैफरॉन के लिए जानी जाती है। वास्तव में इस केसर के बारे में क्या क्या जानना रखना है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी केसर की खेती के लिए जानी जाती है। दरअसल जो कश्मीर वैली है, इस कश्मीर घाटी में एक विशेष प्रकार का मृदा जमाव देखने को मिलता है। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल डिपोजिशन, दिस इज नोन एज करेवा। दिस इज नोन एज करेवा, जिसे करेवा कहा जाता है। करेवा, इस पर तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सिविल में भी क्वेश्चन आया करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा ये जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का एक जमाव है जो अपने एप्पल के लिए, वॉलनट के लिए, नट के लिए, पीनट के लिए जाना जाता है। तो ये करेवा, ये जो करेवा है ये कश्मीर घाटी में और ये में केसर के जा रहा है। तो अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। कश्मीर का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया कि दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड, कि विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन? तो ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर ईरान इंडिया इज फॉलोड। ईरान के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक है। तो केसर के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। कश्मीर में करेवा एक विशेष प्रकार का जमाव है। तो अब बात करते हैं कि जो केसर है, जो सैफरॉन है,
देयर इज थ्री टाइप वास्तव में केसर के तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स, तीन प्रकार। जैसे अब देखिए, जैसे आप जानते हैं पिछली बार समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया कि जो सिल्क है, रेशम है, वो उसके भिन्न प्रकार है, मूंगा रेशम, दशा रेशम, इरी रेशम, मशरूम रेशम। तो फिर कौन कौन से स्टेट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाएंगे, स्पेशली इंडिया ज्योग्राफी में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको करंट अफेयर्स के साथ साथ इसका जितने भी टेक्निकल पार्ट है हम उसको देख लेते हैं। तो जो केसर है इसके तीन प्रकार है, एक तो लच्छा सैफरॉन, लच्छा रेशम, लच्छा सैफरॉन, लच्छा केसर। सेकेंड वन मोगरा, मोगरा का फूल भी होता है, बहुत अच्छी खुशबू होता है, तो मोगरा केसर। एंड थर्ड वन गुच्ची, और तीसरा है गुच्ची केसर। तो केसर के तीन प्रकार हैं, लच्छा केसर है, मोगरा केसर है और फिर तीन प्रकार के केसर। तो पहला प्रोडक्ट मैंने आपको ये बताया कि इस वर्ष कश्मीर केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया, एक प्रोडक्ट हो गया। सेकंड हम लोग बात करते हैं टेराकोटा। टेराकोटा का इतिहास तो सिंधु सभ्यता से शुरू होता है और टेराकोटा का इस्तेमाल स्कल्पचर्स में किया जाता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो जो टेराकोटा है, तो टेराकोटा गॉट जीआई टैग, टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है एसोसिएटेड विद कोरल, एसोसिएटेड विद द कोरल। टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है, तो टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है और गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। तो गोरखपुर की पहचान है इस टेराकोटा। हालांकि गोरखपुर को बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देवनहल्ली पामेलो। देवनहल्ली पामेलो, देवनहल्ली पामेलो, देवनहल्ली पामेलो गॉट द जीआई टैग। तो इस वर्ष देवनहल्ली पामेलो को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस वर्ष देवनहल्ली पामेलो को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। This is also called चकोटा। इसे चकोटा भी कहा जाता है। देवनहल्ली पामेलो को क्षेत्रीय भाषा में चकोटा भी कहा जाता है, चकोटा, देवनहल्ली पामेलो। तो देवनहल्ली पामेलो को अभी इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसे क्षेत्रीय भाषा में चकोटा भी कहा जाता है। अब ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक के मंगलूरु में। अब देखिए देवनहल्ली पामेलो, तो इट्स associated with कर्नाटक। देवनहल्ली पामेलो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है और बंगलुरु के आसपास का जो रूरल एरिया है वो इस फल का बड़ा उत्पादक है। और जो देवनहल्ली पामेलो
इट्स अ साइट्रस फ्रूट। ये सबसे खास बात है कि देवन हेल्दी पोमेलो एक खट्टा फल है, लाइक ऑरेंज। तो ये एक साइट्रिक फ्रूट में गिना जाता है देवन हेल्दी पोमेलो। यहाँ तक कि देवन हेल्दी पोमेलो को जो बंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने भी अभी 500 पौधे लगाने की बात कही है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट कर रहा है। तो अभी देवन हेल्दी पोमेलो को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज टेरिया रुमाल। इसे हैंडकरचीफ कितना नहीं है, टेरिया रुमाल। टेरिया रुमाल, अभी टेरिया रुमाल को भी मैं 2020 में मई 2020 में जीआई टैग दिया गया। तो टेरिया रुमाल also got the GI tag in May 2020। तो टेरिया रुमाल को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। टेरिया रुमाल ये एक बड़ी साइज का रुमाल है, जैसे हम लोग मुंह में बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अभी बिलोंग कहाँ करता है, तो बिलोंग टू तेलंगाना, बिलोंग टू तेलंगाना। टेरिया रुमाल ये तेलंगाना से संबंधित है। तो जब भी हम जीआई टैग पढ़ेंगे ये देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस सेक्टर से संबंधित है, उसकी खासियत क्या है और किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो टेरिया रुमाल को भी मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ये तेलंगाना से संबंधित है और ऐसा कहा जाता है कि इसे हैदराबाद के निजाम के द्वारा शुरू किया गया। हम लोग इस पॉइंट को भी यहाँ पर कोट कर लेंगे कि इट्स स्टार्टेड by निजाम ऑफ हैदराबाद। ऐसा माना गया कि टेरिया रुमाल को हैदराबाद के निजाम के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो हैदराबाद के निजाम ने इसे शुरू किया था, तो इसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मैंने बताया कि इस वर्ष ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। उसमें कश्मीर का केसर है, टेराकोटा है, देवन हेल्दी पोमेलो के बारे में मैंने बताया और अब बताता हूँ आपको टेरिया रुमाल के बारे में। ये वो प्रोडक्ट है जिन्हें इस वर्ष जीआई टैग दिया गया। एंड नेक्स्ट वन चक्को। Chakku also got the GI tag. What is the chakku? It's a black rice of Manipur। चक्को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मणिपुर का काला चावल है, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के काला चावल को इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में चक्को कहा जाता है। और जनरली तो जो काला चावल है ये वहाँ के ट्राइब्स के द्वारा फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इस संदर्भ में बात करें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सोहराई घोवर। सोहराई घोवर इसे भी जीआई टैग दिया गया है। सोहराई घोवर में 2020 इट्स गॉट जीआई। तो सोहराई घोवर को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। सोहराई घोवर को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया।
अब ये है क्या, तो इट्स अ पेंटिंग, इट्स अ पेंटिंग। हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि जो सोहराई कुंवर वो क्या है, तो ये एक पेंटिंग, ये सबसे मतलब हमको ये समझना है कि सोहराई कुंवर इट्स अ पेंटिंग, एक पेंटिंग है, चित्रकारी है ये, और वो भी कैसे, मेड बाय ट्राइबल वुमेन ऑफ झारखंड। ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट है, यूजिंग बाय डिफरेंट सॉइल, यूजिंग बाय डिफरेंट सॉइल। तो ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को मिला करके बनाई जाने वाली एक चित्रकारी। मैंने क्या कहा कि सोहराई, देखिए जो सोहराई कुंवर है ये एक पेंटिंग, एक चित्रकारी है जिसे झारखंड की आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। इसमें वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। अरे आप ऐसे समझिए कि पेंटिंग का तो इतिहास बहुत पुराना है। गांव में आप इसको देख सकते थे, जब कच्चे मकान होते थे तो कच्चे मकान में आगे जो बाहर का दरवाजा होता था, मेन गेट जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर दीवारों पर कहीं मोर बने होते थे, कहीं बतख बनी होती थी, कहीं कमल का फूल बना होता था, या इस तरीके के चित्र। फिर उसको बाद में होली दिवाली में पुताई होती थी, बाकायदा उसको अलग अलग रंगों से सजाया जाता था। क्योंकि देखिए चित्रकारी और भारत, तो भारत और चित्रकारी का संबंध तो बहुत पुराना है। आप याद करें भीमबेटका 500 शैल चित्र, एंड दिस इज द एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटिंग। तो भारत में चित्रकला तो बहुत ही पुरानी रही हुई। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं आपको कि जो सोहराई कुंवर है ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को प्रयोग करते हुए की जाने वाली एक चित्रकारी है। और स्पेशली और अगर बात करें ये झारखंड में कहाँ संबंधित है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। Especially belong to Hadaria, especially belong to Hadaria। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जो सोहराई कुंवर पेंटिंग है ये स्पेशली झारखंड के हजारीबाग जिले की चित्रकारी। वहाँ हजारीबाग के जो आदिवासी वाले आप जानते हो, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा का पार्ट हो गया, ये सब ट्राइब्स के लिए जाने जाते हैं, यहाँ इसे आदिवासी जनजाति हैं। तो ये उन्हीं जनजातियों के द्वारा, तो हमने क्या पढ़ा कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया, रुमाल को दिया, मैंने बताया देवनहाली पोमेलो को जीआई टैग प्रदान किया गया, और हम लोगों ने पढ़ा सोहराई टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया। चक्कू जो मणिपुर का ब्लैक राइस है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये तो कुछ अभी करंट अफेयर्स की बात है। अब बात हम ये करते हैं कि आखिर जो जीआई टैग है उसका कंसेप्ट आया कहाँ से। तो जीआई टैग के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इस यूरोपीय लाइन को थोड़ा सा समझना। मैंने कहा कि जीआई टैग के कंसेप्ट को अगर हमें समझना है तो हमें उसके यूरोपीय लाइन को समझना। इससे ये पता चलेगा कि जो जीआई टैग जो हम लोग मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आखिर जीआई टैग का कंसेप्ट कहाँ से है। तो जीआई टैग का मतलब मैंने भी शुरुआत बताई होगी कि जो जीआई टैग है ये किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को उसकी ओरिजिन से जोड़ता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा उत्पाद, उसकी उत्पत्ति का चित्र क्या है। इससे उसकी ब्रांडिंग में हमें मदद मिलती है, इससे हमें उसकी ब्रांडिंग मदद, और हमें ये समझने मदद मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो यूरोपीय और नेगेटिव। अब ये जो यूरोपीय है, अब इसको समझने के लिए इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे जाना है। जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो जो यूरोपीय लैंड है तो ये किसका नाम था, तो इट्स
एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, जहाँ पर फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? उरुग्वे में, 1930 की बात है। और उरुग्वे ही विनर बना, होस्ट ही विनर बन गया था। तो यहाँ पर गैट का 8वां सम्मेलन होने था उरुग्वे में। गैट का मतलब क्या था? गैट का मतलब हम सब जानते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैक्स, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैक्स, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैक्स। तो ये गैट का 8वां सम्मेलन था जो उरुग्वे में होने वाला था। तो ये जीआई टैग की दिशा में एक माइलस्टोन था। और यही गैट आगे चलकर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में 1 जनवरी 1995 को परिवर्तित किया गया। तो उरुग्वे राउंड का मतलब गैट का 8वां सम्मेलन, गैट का 8वां सम्मेलन। अब ये सिर्फ उरुग्वे राउंड में, इस उरुग्वे राउंड में 3 नए कंसेप्ट निकल करके आए। मैंने कहा कि इस गैट के उरुग्वे राउंड में 3 नए कंसेप्ट निकल के आए। पहला निकल के आया ट्रिप्स, निकल के आया ट्रिप्स। दूसरा निकल के आया ट्रिप्स, और तीसरा निकल के आया TRS। तो जीआई टैग के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें गैट और WTO को एक बार पढ़ना होगा। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर कॉम्पिटिटर को पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गैट का 8वां सम्मेलन उरुग्वे में होना। तो इस उरुग्वे में 3 नए चीज निकल गई, ट्रिप्स, ट्रिप्स और TRS। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए अभी तो मैं समझा देता हूँ कि उरुग्वे में 3 चीजें निकल गई, ट्रिप्स, ट्रिप्स और TRS। अब जो ट्रिप्स है इसी से जीआई टैग का कंसेप्ट निकलता है। तो जीआई टैग का कंसेप्ट कहाँ आ रहा है? ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लिख लेते हैं। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ये हुआ कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। इसी ट्रिप्स में क्या निकल गया है? इसी ट्रिप्स में पेटेंट का कंसेप्ट निकल गया है, इसी में जीआई टैग का कंसेप्ट निकल गया है, इसी में कॉपीराइट का कंसेप्ट निकल गया। तो ये जो चीजें हम आज देख रहे हैं, जिनकी बदौलत हम व्यापार करते हैं, जिनके बदौलत हम वस्तुओं को उनकी वास्तविक पहचान दिलाते हैं, तो ये कहाँ निकल गया है? तो ट्रिप्स में क्या क्या है? पेटेंट आता है, जीआई टैग आता है और कॉपीराइट आता है। तो दोस्तों हमें क्या समझ में आया कि जीआई टैग का कंसेप्ट कब आया? जब गैट का 8वां सम्मेलन उरुग्वे में हुआ 1989। तो जीआई टैग का कंसेप्ट कितना पुराना है? आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपके सामने इससे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते जाएंगे। जो भी अभी थोड़ी सी ऑडियो वीडियो दिक्कत है हम उसको इम्प्रूव करेंगे और हम आपके सामने एक बेस्ट क्वालिटी के साथ आएंगे।
ये है कि जो GI टैग इज मॉनिटर्ड बाय, अगर ये कहा जाए कि GI टैग को कौन देखता है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करती है, इसकी मॉनिटरिंग बॉडी कौन सी, तो कौन सी, WTO। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये GI टैग को मॉनिटर करने वाली संस्था है। WTO ने अपनी एक सबऑर्डिनेट बॉडी एस्टैब्लिश की, जिसे क्या कहा गया, जिसे वाइपो कहा गया। WTO ने अपने एक सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन डाली, जिसे वाइपो कहा जाता है। तो इस समय जो GI टैग का काम है, कौन देख रहा है, तो WTO और जब कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि GI टैग की मॉनिटरिंग कौन करता है, तो हम क्या बताएंगे कि GI टैग की जो मॉनिटरिंग है वो WTO करता है, और अगर ऑप्शन में WTO है, नहीं तो फिर हम वाइपो को पिक करेंगे। अब देखिए, इस GI टैग के पंजीकरण के लिए, इस GI टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए एक्ट कब से आया, तो हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि GI टैग एक्ट 1999, यही वो अधिनियम है जिसके अंतर्गत हम किसी भी गुड्स को रजिस्टर करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक्ट कब आया, 1999। और ये एक्ट प्रभावी कब से हुआ, तो ये एक्ट प्रभावी हुआ है 2003 से। अब अगर हम भारत में बात करें कि GI टैग का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, इट्स इन चेन्नई। तो इसका जो पंजीकरण कार्यालय वो कहाँ है, वो चेन्नई में इसका पंजीकरण। तो इस समय दोस्तों लगभग 365 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 361, मोर देन 361 लिखा मिलता है, लगभग 361 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक भारत में GI टैग प्रदान किया जा चुका है। तो GI टैग का जो एक्ट है वो 1999 का है, और ये प्रभावी हुआ था 2003 में, और उसका जो कार्यालय है वो चेन्नई। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया दैट गॉट GI टैग, आई मीन कि भारत का वो कौन सा उत्पाद है जिसे पहली बार GI टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग प्रदान किया। तो भारत से पहला GI टैग किसको मिला, दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला, 2004 में। तो भारत का पहला प्रोडक्ट जिसे GI टैग प्रदान किया गया तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय, और ये 2004-5 में मिलता है, लेकिन एग्जाम में आएंगे तो 2004 में। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली क्लास हम कल मिलेंगे आपको इसके आगे। थैंक यू। तो आप इसे और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।